हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है, विश्वास है, ट्रस्ट है कि आप अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। कि जैसे कि आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा था कि मैं एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था कि भाषा क्या है, और भाषा के साथ साथ भाषा का टाइप्स मैंने देखा था, उसके बाद से साउंड को मैंने देखा था। ठीक है, आज वहीं से आज नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि ये है क्या। तो आइए, विदाउट वेस्ट योर टाइम, गेट स्टार्टेड द टॉपिक टुडे विच नेम इज व्हाट इज सेंटेंस। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि इस बोर्ड के माध्यम से एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, व्हाट इज सेंटेंस। ये सेंटेंस होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से बिफोर कुछ पीछे की बातों को आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि किसे है, किसे कहते हैं, क्या पढ़े हैं, शायद आपके दिमाग से आउट हो गया होगा। तो आइए थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट में हमने देखा था कि ये क्या है। द फर्स्ट हमने इसको देखा था कि ये क्या है, इसका सिस्टम्स कितना होता है। तो मैंने सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा था, जिसमें से एक सिस्टम्स का नाम था फोनोलॉजी, दूसरे का नाम था मॉर्फोलॉजी और तीसरे का नाम था सिंटैक्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ये अपने आप में क्या है। तो आपने ही जवाब दिया था कि सर ये तो अपने आप में क्या है, तो ये एक अपने आप में लैंग्वेज है, यानी एक भाषा है। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये भाषा है, तो भाषा की पहचान कैसे करते हैं, आखिर भाषा को पहचानेंगे कैसे। तो भाषा की पहचानने का तरीका क्या है कि ये भाषा को हम पहचानेंगे साउंड के माध्यम से। ठीक है, और आपको पता है कि मैंने बताया था कि जब भी इंग्लिश की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत साउंड की जो संख्याएं जो होती हैं, ये साउंड की संख्याएं 44 होता है। और ये 44 जो साउंड है, ये साउंड कोई ना कोई एक बेस होगा ना, जिस बेस के माध्यम से हम ये कह सकते हैं, जान सकते हैं कि ये साउंड जो है ये 44 ही साउंड होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो है इसका एक बेस है और इस बेस का नाम है आईपीसी। आईपीसी का अर्थ होता है इंटरनेशनल फोनेटिक चार्टर। इसके अकॉर्डिंग टोटल इंग्लिश के अंतर्गत 44 साउंड होता है। अब देखिएगा ये 44 साउंड कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो जैसे कि प्रीवियस डे में हमने डिस्कस किया था कि ये 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक का नाम है और इसको कहते हैं कि ये अपने आप में क्या है, ये कॉन्सोनांट साउंड है। ठीक है, और एक को हमने कहा था कि ये अपने आप में क्या है, तो ये वाउल साउंड है। ठीक है, कॉन्सोनांट साउंड की संख्याएं कितनी है, तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि 24 है, और इसकी साउंड की संख्याएं कितनी है, तो ये 20 है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये 20 साउंड जो है, इस 20 साउंड को हमने देखा था, ये 20 साउंड को हमने देखा था कि ये 20 साउंड क्या है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमने कहा था कि ये जो है ये 2 टाइप के साउंड होते हैं, जिसमें से एक साउंड को हमने नाम बनाया था, ये जिसका नाम है मोनोफथंग, और एक का नाम था जिसका नाम है डिप्थोंग साउंड। ठीक है, इसकी संख्या हमने कहा था कि ये आपका 8 होता है और इसकी संख्या 20 होता है। आई थिंक यहाँ तक का प्रीवियस डे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि है क्या। ध्यान से समझना। जैसे कि फिर से वहीं पे आइए कि हमने पढ़ा था इसको कि ये क्या है, तो आपका जवाब आया था कि ये अपने आप में क्या है, तो एक भाषा है। ठीक है, भाषा है, तो भाषा की पहचान कैसी होती है, तो ये साउंड से होती है। और साउंड को हमने कहा था कि ये साउंड कितना, तो 44 साउंड होता है। अब देखो ये 44 साउंड आया कहाँ से है, तो याद रखिएगा ये कहाँ से आया है, तो याद रखिएगा ये आपका आया है अक्षर से, यानी लेटर से आया है। और लेटर की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 26। अब देखो ये 26 यानी ये 26 जो लेटर है,
ये एकजुट होता है तो इसी का हम नाम देते हैं कि ये अपने आप में क्या है, तो ये है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। और इसको हिंदी में बात करते हैं तो इसका हिंदी क्या होता है, जो आपके समक्ष नोट किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा ये अल्फाबेट जो वर्ड है, याद देखिएगा ये अल्फाबेट वर्ड जो है ये आया है आपका पर्टमेंटिव शब्द से। कहाँ से आया है? तो याद रखिएगा ये आया है पर्टमेंटिव शब्द से, या इसी को कहा जाता है ब्लेंड वर्ड। कहाँ से आया है? पर्टमेंटिव, या इसी को कहा जाता है ब्लेंड वर्ड। अब देखिएगा इस ब्लेंड वर्ड होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे ही इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये दो भागों में बढ़ता है। एक का नाम है और इसका नाम है अल्फा, और एक का नाम है ये है आपका बीटा। और जब ये दोनों आपस में एकजुट होता है तो एकजुट होने के बाद ये देखिएगा ये बनता है आपके साथ अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। जैसे कि आप साइंस में पढ़े होंगे कि एक एटम वर्ड होता है, एटम। ठीक है, एटम क्या होता है? सपोज मानिएगा कि जब भी हम एटम की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा एटम क्या होता है। इन एटम को ध्यान से समझना कि ये होते क्या हैं। ठीक है, एटम का ध्यान से समझेंगे एटम होते क्या हैं। इन चीज़ों को समझते हुए आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे देखिएगा, जैसे आपके साथ ये एटम एक आपका ये एटम है, और एटम को जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें से एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिएगा ये चाहे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए या प्रोटॉन की बात किया जाए या न्यूट्रॉन की बात किया जाए, ये सब का सब अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा ये अपने आप में क्या है, एक पार्टिकल्स है। क्या है? एक पार्टिकल्स है अपने आप में। देखिएगा ध्यान से, ये अपने आप में क्या है, तो एक पार्टिकल है। और ये पार्टिकल, एक एक पार्टिकल जब आपस में तीनों एक साथ ऐड होता है तो ये बन जाता है एटम। ठीक, वैसे ही ये अल्फा और बीटा, ये दोनों क्या है, एक एक इसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह ये एक एक पार्टिकल है। और जब जैसे ही दोनों आपस में मिक्स होता है, दोनों आपस में उसको जोड़ते हैं, आपस में आपस में कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद ये बनता है अल्फाबेट। समझ में आया? अल्फाबेट बनता है। और इसी अल्फाबेट को हम 2 हिस्सों में, इसी अल्फाबेट के अंदर ये 26 अक्षर हैं, और इन 26 अक्षर से ही ये 44 साउंड क्रिएट होते हैं। और ये 44 साउंड से ही हम किसी भाषा का निर्माण करते हैं, और इसी भाषा के माध्यम से एक इंग्लिश भाषा का निर्माण होता है। वैसे ही हिंदी में हिंदी भाषा का निर्माण होता है, यानी एक एक भाषा का क्रिएटिंग होता है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा ध्यान से, आप ध्यान से इन चीज़ों को समझिएगा और आगे बढ़ना है। अब देखिएगा, जब भी हम इस अक्षर की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी इन अक्षर की बात करते हैं, इन अक्षर की बात करते हैं, तो ये जो लेटर जो है इसको 2 हिस्सों में हम बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से एक का आपके साथ आता है और इसको कहते हैं कॉन्सोनांट लेटर्स, और एक जो होता है और इसको कहते हैं वाउल लेटर। देखिएगा ध्यान से, इस कॉन्सोनेंट लेटर की संख्याएं होती हैं 21, और इसकी संख्याएं जो होती हैं ये होता है 5। कितना होता है? 5। अब देखिएगा, हमने कहा था कि इस साउंड की बात करते हैं, जैसे प्रीवियस में आपने देखा, यहां पे देखो ध्यान से, ये 24 जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। गेट माय पॉइंट? ये कितना है? ये 24 जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और ये 20 जो है ये आपका वाउल साउंड है। दोनों में अंतर देखिएगा, ध्यान से समझना है। ये क्या है? साउंड है। पर जैसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पर भी वाउल्स है।
पर ये अपने आप में अक्षर है। ध्यान से समझिएगा, वहां पे साउंड थी, ये लेटर्स है, दोनों में अंतर है। आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्सोनेंट कितना होता है, तो आपको कंडीशन रखना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट लेटर। यदि कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं तो ये होता है 24। ध्यान से समझना। यदि कॉन्सोनेंट लेटर की बात करते हैं तो ये होता है 21, दोनों में अंतर है। और वोवेल साउंड की बात किया जाता है तो उसमें होता है 20, लेकिन इसमें होता है 5, दोनों में अंतर है। इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इनको समझना है कि भाई साउंड में और लेटर में दोनों में क्या अंतर है। तो हमने कहा था ना कि अक्षर जो है ये 26 होता है, ये 26 अक्षर से साउंड 44 बनता है। इसमें साउंड में हमने देखा था वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, मोनोफ्थंग साउंड, आपका डिप्थंग साउंड, और भी आगे आएगा स्ट्रॉन्ग साउंड क्या होता है, अंग्रेजी साउंड क्या होता है, वीक साउंड क्या होता है, शॉर्ट साउंड क्या होता है। इस विभिन्न प्रकार के साउंडों को आपको पढ़ना है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक एक टॉपिक्स को आपके साथ बताएंगे और बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिएगा, ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपके साथ, ये हो गया अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, ये अक्षर किसे कहते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में आपको समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे ही ये दोनों आपस में एकजुट होता है, ध्यान से समझिएगा, यानी ये दोनों अक्षर आपस में जैसे ही एकजुट होता है तो ये बनाता है आपके साथ वर्ड। क्या बनाता है? वर्ड। और वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द। अब देखो, अब आपके माइंड में आएगा कि सर कॉन्सोनेंट वोवेल्स ये दोनों आपस में, इसी दोनों के माध्यम से बनता है वर्ड। अब वर्ड क्या है, आपके प्रश्न आएगा ना, तो याद रखिएगा, जब भी वर्ड होगा तो वर्ड होने का एक अपना कंडीशन है। कंडीशन क्या है तो देखिएगा ध्यान से, सबसे फर्स्ट में जो भी वर्ड होगा, ये वर्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी ये अक्षरों का एक समूह होना चाहिए। और सेकेंड क्या है कि जो अक्षरों का जो समूह होगा, उस समूह का कुछ ना कुछ यानी अर्थ होना चाहिए, यानी कंप्लीट सेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि फुलफिल नहीं होता है, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन आपका मिस हो जाता है, यानी नियम को नहीं मानता है, तो वैसे अक्षरों के समूह को हम शब्द नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज मानिएगा कि आपके साथ लिखते हैं पेन, एक छोटा सा वर्ड से, ध्यान से समझिएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 2 3, यानी इसमें 3 अक्षर है, तो हम क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये अक्षरों का एक समूह है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेकेंड में कहा जाए कि PEN जो अक्षरों का समूह है, क्या इसका कुछ अर्थ होता है, तो आपका आंसर आएगा यस, इसका अर्थ होता है। दैट मीन्स इसका अपना कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए ये अपने आप में वर्ड है। समझे? अब इसी पेन को यदि थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा दे, दाएं बाएं घुमा दे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा दे, तो ये भी 3 अक्षर है, यानी ये भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है। समझ में आ गई है ना? ये भी अक्षरों का समूह है, पर अंतर कहाँ है कि ये कंडीशन तो यहाँ फुलफिल हो रहा, पर ये कंडीशन इस EPN का कोई अपना मीनिंग, कोई अपना सेंस नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी अक्षरों का समूह जो होगा तो उसे वर्ड तो कहेंगे, पर इनमें से ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। यदि इन 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन यदि एब्सेंस होता है, एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन पे ये वर्ड नहीं होगा। तो वर्ड होने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अक्षरों का समूह चाहिए, और सेकेंड
उस अक्षरों के समूह का कुछ ना कुछ अपना मीनिंग चाहिए, यानी अपना कंप्लीट सेंस चाहिए, अपना कंप्लीट मीनिंग चाहिए, तो ही जा करके ये अपने आप में वर्ड होगा, अदरवाइज वर्ड नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्या मैं आगे बढ़ूँ? आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़ूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। हमने कहा कि जब भी हमने इस वर्ड की बात किया, ध्यान से समझना, अब इसी वर्ड से सबसे फर्स्ट में हम बनाएंगे और इसको कहते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं? फ्रेज। याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं, या इसी चीज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको पदावली कहा जाता है। ठीक है, ये दो नामों से जानते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि सर वर्ड को तो डेफिनेशन मुझे पता कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विथ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी कोई भी वर्ड होगा तो वर्ड होने का एक कंडीशन है कि अपना एक अक्षरों का एक समूह होगा और साथ ही साथ उस अक्षरों का समूह का एक अपना कंप्लीट मीनिंग होगा। जैसे ही कंप्लीट मीनिंग होगा तो ही हम कह पाएंगे कि अपने आप में वर्ड है, अदरवाइज उसको वर्ड नहीं कहेंगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, अब फ्रेज किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब भी आपके साथ फ्रेज आएगा तो फ्रेज का भी अपना एक कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है कि जैसे इसको चाहिए क्या कि ये अपने आप में क्या है, तो ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे हमने वर्ड्स को कहा था अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी अक्षरों का समूह है, ठीक वैसे ही ये फ्रेज को हम क्या कहेंगे कि ये शब्दों का समूह है। ध्यान से समझना, ये क्या है? शब्दों का समूह है। साथ ही साथ जब भी इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये क्या होता है, इस यहाँ पे इट हैज सम मीनिंग बट डज नॉट कंप्लीट मीनिंग, बट डज नॉट कंप्लीट मीनिंग। यानी जब भी आपका फ्रेज होगा तो फ्रेज में एक तो आपको शब्दों का एक समूह होगा, फर्स्ट इज वन, और सेकेंड जो है कि इसका कुछ सम मीनिंग्स यानी कुछ यानी पार्शियल मीनिंग होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसका क्या होता है, ये पार्शियल मीनिंग होता है, यानी कुछ मीनिंग होता है पर कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। सेकेंड क्या है कि जब भी फ्रेज होगा तो फ्रेज में याद रखिएगा इसके साथ, यानी जब भी फ्रेज होगा तो ये फ्रेज के ना कोई अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही कोई अपना वर्ब होता है। ध्यान से समझना, हमने कहा था ना कि कोई भी सेंटेंस का ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करता है कौन? वर्ब। इसके किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस तभी होगा जब उसके अंदर एक छोटा सा वर्ब होगा। अब ये वर्ब या तो मेन वर्ब हो सकता है या तो ये वर्ब अपने आप में एच भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है पर वर्ब होना चाहिए। अब आगे का कंडीशन है कब एच बी कब एम बी, इसको भी समझेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये फ्रेज हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कहा जाए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा जाए मोहन सिटिंग ऑन द रूफ। अब देखो, मोहन एक वर्ड है, सिटिंग एक वर्ड है, ऑन एक वर्ड है, द एक वर्ड है, रूफ एक वर्ड है। देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 5, नंबर ऑफ वर्ड्स 5, यानी 5 इसमें शब्द हैं, पर इसके अंदर वर्ब नहीं है। अब कहोगे सिटिंग सब वर्ब तो है, पर इस वर्ब को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है ये इनकम्प्लीट वर्ब है।
यानी कंप्लीट वर्ब नहीं है। यदि ये कंप्लीट वर्ब होता तो इसके ठीक बिफोर कोई ना कोई एच बी का यूज होता है, एच बी नहीं है, इसी की वजह से ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट वर्ब को हम फ्रेज नहीं कहते हैं, सॉरी, इनकम्प्लीट वर्ब को हम सेंटेंस नहीं कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो मोहन, इसका भी अर्थ है, सिटिंग इसका भी अर्थ है, ऑन इसका भी अर्थ है, आपका द इसका भी अर्थ है, रूफ इसका भी अर्थ है। पर अर्थ तो सबका है, पर सारे शब्दों को, सभी शब्दों को इकट्ठा बना दें तो इसका अपना कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। इसी की वजह से कहेंगे कि अपने आप में फ्रेज है, न कि सेंटेंस है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए इन द कॉर्नर, कोने में। देखो 1 2 3, यानी इसमें भी 3 वर्ड्स है, यानी नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स 3 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या इन 3 वर्ड्स को है, इसका मीनिंग भी है, पर इसका कंपनी इन द कॉर्नर, कोने में। क्या कोने में, क्या कुछ अर्थ अस्पष्ट, कोई अस्पष्ट अर्थ नहीं है, ना कोई एक्शन हुआ है, जो एक्शन किया है ना वो यहाँ मौजूद है। ठीक है, जो एक्शन हुआ है उसका इम्पैक्ट कहाँ है वो भी नहीं है। तो इसमें से कोई नहीं है, तो देखो तो ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। और जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, यानी ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम कहते हैं कि अपने आप में क्या है, ये फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है, यानी वाक्यांश है। ठीक है, क्या है, वाक्यांश है। तो ये वाक्यांश आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ध्यान से। अब देखो, हमने सबसे फर्स्ट में हमने देखा था आपके साथ, हमने देखा था सबसे फर्स्ट में इसको, इसे हमने बनाया क्या, वर्ड। ठीक है, वर्ड से हमने बनाया क्या, आपके साथ फ्रेज। और फ्रेज का हमने देखा था, जितनी भी फ्रेज का जो कंडीशन क्या है, इन कंडीशन को मैंने देखा। अब देखेंगे फ्रेज का टाइप्स कितना होता है, फ्रेज का टाइप्स कितना होता है। तो देखो ध्यान से, फ्रेज का टाइप्स जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। नाउन फ्रेज भी होता है, इन्फिनिटिव फ्रेज भी होता है, प्रीपोजिशन फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम 4 ही पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट में आपके साथ आता है और इसका नाम है नाउन फ्रेज। ठीक है, सेकेंड में आपके साथ आता है और इसको कहा जाता है क्या, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव फ्रेज। और सेकेंड को कहा जाता है क्या, याद रखिएगा, सेकेंड को कहा जाता है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, और चौथे को कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जनरली पढ़ा जाता है तो और भी फ्रेज होते हैं, पर ये 4 ठो पढ़ा जाता है। जिसमें नाउन फ्रेज, ध्यान से समझिएगा, जब भी इस नाउन फ्रेज की बात करते हैं तो नाउन चैप्टर में पढ़ाएंगे। जब भी एडजेक्टिव फ्रेज की बात करते हैं तो एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब स्टार्ट होगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। जब भी एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब फ्रेज का, तो एडवर्ब में पढ़ना है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज की प्रीपोजिशन में पढ़ना है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये है क्या। अब देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। हमने कहा जब फ्रेज हो गया तो फ्रेज के बाद इसी से आपके साथ बनेगा
सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। अब सेंटेंस होते क्या हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से कि सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस, ठीक है, जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस, ये सेंटेंस, तो देखिएगा ध्यान से, जब भी सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट में याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट में ये क्या होता है, तो ये होता है आपके साथ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड क्या होता है, विथ कंप्लीट सेंस। और थर्ड क्या होता है, यहां पे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये 3 कंडीशन होना चाहिए किसी भी सेंटेंस को होने का। सबसे फर्स्ट में शब्दों का एक समूह होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, शब्दों का एक समूह होना चाहिए। जो शब्दों का समूह होगा उसका अपना कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का जो सजावट जो होता है, ये सजावट ढंग का होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि जब शादी विवाह होता है तो शादी विवाह में दुल्हन कितनी भी अच्छी है, जब तक उसको सजोया नहीं जाता है, सजाया नहीं जाता है, जब तक अच्छा दिखती नहीं है। हालांकि अच्छी है, उसके बावजूद भी उनको टेंटिंग पेंटिंग के लिए कुछ ब्यूटी पार्लर वगैरह जाना पड़ता है, उसको सजाया जाता है, और सजाने के बाद एक सुंदरता जो है पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही कोई भी सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में शब्दों के समूह हो जाने से सेंटेंस नहीं होता है, याद रखिएगा। शब्द के समूह के साथ साथ उन शब्दों के समूह का कुछ अपना अर्थ होता है, और जब अर्थ होगा तो अर्थ के साथ साथ उन शब्दों का अरेंजमेंट सही होना चाहिए, तब जा करके आपको सेंटेंस होगा। अब देखो, जब कंप्लीट सेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। और जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को कहा जाता है कि अपने आप में क्या है, सेंटेंस है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कहा जाए, यहाँ पे देखिएगा, अ गुड बॉय सिटिंग, a good boy sitting in the corner of the room। अब देखिएगा, a good boy sitting in the corner of the room। ठीक है, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम कह सकते हैं कि टोटल इसमें शब्दों का संख्या कितना, 10। कितना, 10। ठीक है, कितना है आपका, 10 है। ठीक है, अब देखो ये 10 शब्दों का समूह है, पर ये सेंटेंस नहीं है। ऐसा क्यों? 10 शब्दों का तो समूह है, पर ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिटिंग जो है ये अपने आप में वर्ब तो है, वर्ब तो है, पर इस वर्ब का नाम देते हैं कि ये अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा ये कंप्लीट इनकम्प्लीट वर्ब है। और इनकम्प्लीट वर्ब को
यदि कंप्लीट वर्ब में चेंज करना हो तो इससे ठीक बिफोर हमें चाहिए एच भी। क्या चाहिए? एच भी। ठीक है, जिसको फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है, एच भी चाहिए। और जैसे ही एच भी आएगा तो ये कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा, और कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा तो ये शब्दों का जो समूह है ये ऑटोमेटिक अपने आप में सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया? अपने आप में क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा। अब देखो, जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किसे कहते हैं? जैसे कल भी मैंने बताया था कि मेहमान को प्लेट में रख कर नाश्ता दे दो। अब जैसे ही ये सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस सुनने के बाद आपको हंसी आएंगी कि सब मेहमान को प्लेट में रख कर नाश्ता दे दो, तो मेहमान कैसे हटेगा भाई? देखो, मेहमान का भी अर्थ होता है, प्लेट का भी अर्थ होता है, रखना इसका भी अर्थ होता है, सबका अर्थ होता है, पर अपने आप में सेंटेंस नहीं है, क्योंकि शब्दों को कहाँ कौन से शब्द को रखना चाहिए वो सही नहीं है। और जैसे ही ये सही नहीं होगा तो अपने आप में सेंटेंस नहीं होगा। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि सेंटेंस का अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस, तो इसमें हमें पढ़ना क्या है? सबसे फर्स्ट में पढ़ना है आपका द यहां पे देखिएगा, द फंक्शन ऑफ वर्ड्स। सेकेंड में पढ़ना है आपको साथ यहां पे द पार्ट ऑफ सेंटेंस। थर्ड में पढ़ना है आपका यहां पे सब्जेक्ट, और एक आपके साथ आता है प्रेडिकेट। ठीक है, उसके बाद से हमें पढ़ना है, उसके बाद से पढ़ना है आपके साथ व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस एंड सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स। उसके बाद से आपको पढ़ना है यहां पे व्हाट इज प्रेडिकेट एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, ये 5 चीजों को हम पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट होगा सेंटेंस क्या है। क्योंकि ध्यान से समझना, इसी को पढ़ने के बाद हम सेंटेंस का एक एक डेफिनेशन को फाइंड आउट करना है, और इसी के माध्यम से सेंटेंस की पहचान को आपको बनाना है कि सेंटेंस होते क्या है। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं सेंटेंस। यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां पे सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस क्या है। सेंटेंस का सबसे फर्स्ट में आपने देखा था डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन आपका है एकेडमिक डेफिनेशन। और एकेडमिक डेफिनेशन में क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्या आएगा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच makes a complete sense। एक ये डेफिनेशन रहा, ये एकेडमिक है, ये पुराना डेफिनेशन है। ठीक है, ये पुराना डेफिनेशन है, और इस पुराना डेफिनेशन को
हम समझेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये पुराना डेफिनेशन है और इस पुराना डेफिनेशन को हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना। एक छोटा सा सेंटेंस देते हैं, उस सेंटेंस को देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ कहा जाए अ गुड बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। ध्यान से समझिएगा। हम इस ए की बात करते हैं, ए, ध्यान से समझिएगा। हम किसका बात करते हैं, इस ए की बात करते हैं। तो इस ए को क्या कहेंगे कि ए अपने आप में क्या है, आर्टिकल। इस गुड की बात करते हैं तो गुड क्या है, एडजेक्टिव। इस बॉय की बात करते हैं तो ये बॉय क्या है, नाउन। सिटिंग, ये सिटिंग क्या है, याद रखिएगा, ये सिटिंग अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट वर्ब है जब तक ये इसके साथ नहीं है। ध्यान से समझिएगा। जैसे ही ये इसके साथ यानी इस सिटिंग के साथ ये आ गया तो ये क्या है आपका HB और ये अपने आप पे क्या है, MB। और जैसे ही ये HB जो है इसके साथ आएगा, ध्यान से समझिएगा, इसके साथ, इस इनकम्प्लीट वर्ब के साथ, तो HB और इनकम्प्लीट वर्ब ये आपस में एकजुट होगा और एकजुट होने के बाद ये चेंज होगा किस में, कंप्लीट वर्ब में चेंज होगा, कंप्लीट वर्ब में चेंज होगा। अब देखिएगा ध्यान से, इस इन की बात करते हैं तो इन क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। इस द की बात करते हैं, ये द अपने आप में क्या है, तो ये एक आर्टिकल है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो ये अपने आप में क्या है, नाउन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये क्या है, तो ये भी आर्टिकल और ये क्या है, नाउन है। ध्यान समझिएगा। देखो ये नाउन, ये ए जो है किसके लिए आया है, तो ये ए जो है इस नाउन के लिए आया है। ये गुड किसके लिए आया है, तो इसके लिए आया है। ध्यान समझिएगा। तो ए गुड बॉय, ये सबका सब क्या है, तो याद रखिएगा, ये सबका सब क्या है, तो इसको कहेंगे कि ये अपने आप में क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ध्यान से, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इन बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके साथ यहाँ पे कहा जाए इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यानी ए गुड बॉय, ये शब्दों का तो समूह है पर इसमें वर्ब नहीं है, यहाँ तक का। इसको कहेंगे कि ये अपने आप में फ्रेज है। क्या कहेंगे, अपने आप में फ्रेज है। ठीक है, पर ये जो आपका है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको देखिएगा, ये दोनों क्या है, ये कंप्लीट वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब, HB हो चाहे MB हो, ये सबका सब है तो अपने आप में वर्ब क्या है, वर्ब है। और वर्ब से पहले जो होता है इसको हम कहेंगे कि ये अपने आप में क्या होता है, तो अपने आप में सब्जेक्ट है। क्या है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा, अपने आप में ये क्या है, तो ये है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और ये वर्ब। अब देखिएगा, ये द नाउन है,
नाउन से पहले आर्टिकल, ठीक है। यहां पे देखो प्रीपोजिशन से पहले आर्टिकल, ये आर्टिकल से पहले, सॉरी आर्टिकल के बाद ये नाउन, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन। तो ये ऑफ और द, ये दोनों का दोनों इस नाउन के लिए यूज हुआ है। इन और द, ये दोनों का दोनों इस नाउन के लिए यूज हुआ है। तो हम आपको एक साथ कह सकते हैं कि देखो, अ गुड बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी यहाँ पे टोटल शब्दों की संख्या कितना है, तो ये है 51। अब देखो, क्या यहां से यहां तक के शब्दों के समूह में क्या एक ही प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपका जवाब आएगा नहीं। यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वर्ब है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन आ गया। तो क्या इसमें हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ये समूह है? हम कह सकते हैं कि ये सबका सब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक समूह है, कर सकते हैं। तो ये दूसरा आपके साथ डेफिनेशन निकल के आया कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की हम बात करते हैं, तो सेंटेंस में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट में ये एक छोटा डेफिनेशन, और छोटा डेफिनेशन क्या है, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यहाँ पे कहा दीजिएगा मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ये एक डेफिनेशन हो गया। अभी दूसरा डेफिनेशन क्या आया कि यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि सेंटेंस इज द कनेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ नाउन है, यहाँ वर्ब है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, नाउन है, आर्टिकल है, नाउन है, दिखाई देगा ना यहाँ पे। यानी यहाँ से एक सेंटेंस को जब भी हम बनाएंगे तो एक सेंटेंस के अंतर्गत किसी एक ही टाइप के शब्दों से, एक ही टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच से सेंटेंस नहीं बनता है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक समूह है। इसलिए हमने कहा कि जब भी इसकी बात करते हैं, तो जब भी सेंटेंस की बात करते हैं, तो सेंटेंस में क्या है कि सबसे फर्स्ट में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये तो पुराना डेफिनेशन हो गया। और नया डेफिनेशन में क्या है कि सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक संग्रह है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक समूह है, और उन समूहों के माध्यम से, उन समूह को ही हम कहते हैं ये सेंटेंस है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। ये तीसरा डेफिनेशन क्या है कि जब भी सेंटेंस होगा तो सेंटेंस में क्या होगा कि यहां पे देखिएगा एक सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद एक फाइनाइट वर्ब होगा, और इसी फाइनाइट वर्ब को ही कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या होगा, तो एक कंप्लीट वर्ब होगा। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन आपके साथ आया कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेकेंड क्या है कि सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक संग्रह है, और उस संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या, थर्ड डेफिनेशन क्या है कि सेंटेंस में क्या है कि सेंटेंस होने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के साथ साथ एक फाइनाइट वर्ब चाहिए, और जब ये तीनों होगा तो वहां पे आएगा, उसको कहेंगे कि ये क्या है, सेंटेंस है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखो ध्यान से। ऑन द वे
फॉर नथिंग बट हेड्स ऑफ nothing but heads of the people, यहां पे आ जाएगा आपके साथ was were sin, was were sin in गाधी मैदान। देखो अब यहां पे आपके साथ, यहां पे देखिएगा वाज वर में चूज करना है, तो आओ थोड़ा सा देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिएगा ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। द ये क्या है, आर्टिकल। वे ये क्या है, नाउन। फॉर ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या है आपका, नाउन, ठीक है। नथिंग ये क्या है, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। बट यहां क्या है, इसको समझेंगे। हेड्स ये क्या है, नाउन। ऑफ ये क्या है, प्रीपोजिशन। द ये क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद ये क्या होगा, नाउन, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका एच भी, और ये क्या है एम भी। ये क्या है, इन प्रीपोजिशन। और ये गाधी मैदान, ये आपका क्या है, नाउन, ठीक है। यहां पे समझना है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा ये फॉर जो है इस नाउन के लिए आया है, ये वे जो है ये आर्टिकल, और ये इसके लिए है, ठीक है। देखिएगा हेड्स ऑफ, देखिएगा बट जो है यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये इसके लिए है, और ये इसका, और ये इसका है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। बाकी का इधर देखो। अब इसमें सब्जेक्ट हमको चूज करना है, सब्जेक्ट क्या है, यानी ये नाउन जो है इसका हो गया, ये नाउन इसका, ये नाउन इसका कोई नहीं है, दिखाई देगा ना। तो आपका यही जो वाक्य का जो है ये क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट, इसमें पूरे सब्जेक्ट ढूंढना है, ये सब्जेक्ट है। और आपको कहा गया है कि सब्जेक्ट का नेचर क्या होता है, यदि सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा तो वर्ब हमेशा एच भी। यदि सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो इसके साथ पीएच भी। ध्यान से समझना। तो यहां पे वाज वे जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि प्रीपोजिशन आर्टी, ये प्रीपोजिशन के बाद है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिएगा ये नाउन जो है ये भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होगा, ये सॉरी, ठीक है, ये आपका प्रीपोजिशन। और ये नाउन क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ये भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझना। तो फिर इस सब्जेक्ट, ये वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है,
तो वर्ब का सब्जेक्ट है नथिंग, और नथिंग जो है ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म, इसके साथ क्या आएगा, SHV, यानी ऑप्शन नंबर वाज। ये वाज सही है, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। आई थिंक इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आगे देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखो ध्यान से। एक्सपेरिमेंट में ही तो मजा आता है, पोस्टमार्टम। ध्यान समझिएगा, जब भी कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो जो ये आपका नाउन या प्रोनाउन होगा ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट। सेकेंड में देखो कि जब भी आपके साथ वर्ब आएगा तो वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन होगा, वर्ब के बाद या तो नाउन या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा, और या तो आपके साथ एडजेक्टिव होगा। ध्यान से समझिएगा, तो ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये दोनों का दोनों अपने आप में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा कि जब भी आपके साथ प्रीपोजिशन होगा तो प्रीपोजिशन से पहले भी आपका नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। हमने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद या नाउन या प्रोनाउन होगा ये एडजेक्टिव होगा, वो भी ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा प्रीपोजिशन से पहले या नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसके बाद हम इस बट की बात करते हैं, तो याद रखिएगा बट जो है ये अपने आप में प्रीपोजिशन भी है, और बट जो है ये अपने आप में कंजंक्शन भी है। प्रीपोजिशन कब होगा कि जब यहाँ पे बट आएगा तो बट से पहले भी आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, और वट के यानी बट के बाद नाउन या प्रोनाउन होगा। तो इस सिचुएशन पे ये बट जो है ये एज अ प्रीपोजिशन होगा। ध्यान से समझिएगा, जब भी कंजंक्शन होगा तो कंजंक्शन में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। ठीक है, सेंटेंस होगा और सेंटेंस के बाद बट होगा, और फिर से यहाँ पे सेंटेंस 2 होगा। तो ये बट जो है यहाँ पे एज अ कंजंक्शन होगा। ठीक है, एज अ कंजंक्शन होगा। तो उस सिचुएशन पे बट जो है ये 2 टाइप का फंक्शन करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि यहाँ पे देखो अ गुड बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर। देखो यहाँ पे शब्दों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टोटल कितने वर्ड्स, तो यहाँ पे 7 वर्ड्स। ठीक है, कितना वर्ड्स, 7 वर्ड। क्या इन 7 वर्ड को हम कहेंगे, ये शब्दों का तो समूह है, तो क्या हम इसको कहेंगे कि अपने आप में सेंटेंस है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें कंप्लीट वर्ब नहीं है, इसलिए यहां से और यहां तक ये सबका सब ये क्या है, तो याद रखिएगा ये सबका सब क्या है, तो ये फ्रेज है। क्या कहेंगे, फ्रेज है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये सबका सब क्या है, ये फ्रेज है। ठीक है, वैसे ही आपसे कहा जाए ही गोज टू
मार्केट। अब देखिएगा यहाँ पे ये गोज है, यानी V1 के साथ एस या ES ऐड होता है तो ये V5 बनता है। ठीक है, तो जब भी V5 की बात करते हैं तो V5 से ठीक V4, यानी यहाँ पे V5 आएगा तो इस V5 से ठीक V4 इस HB की आवश्यकता नहीं होता है। इस वजह से इस V5 को कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है। ठीक है, और जब कंप्लीट वर्ब है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो शब्दों का समूह है, ये शब्दों का समूह सेंटेंस है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही, और यहाँ पे लिखा जाता है गोइंग टू, और यहाँ पे कहा जाए मार्केट। अब देखो 1 2 3 4, यानी इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, ये 4 वर्ड्स है। तो क्या ये अपने आप में सेंटेंस है? तो आप क्या कहोगे कि सर ये अपने आप में क्या है, नॉट अ सेंटेंस। तो फिर आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों? तो आप क्या कहोगे कि सर जब भी आपका V1 प्लस ING आता है तो ये अपने आप में बन जाता है V4। ठीक है, और V4 जो है ये अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट वर्ब है, और जिसमें इनकम्प्लीट वर्ब होगा, ठीक है, और इनकम्प्लीट वर्ब से पहले कोई HB नहीं होगा, HB नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस नहीं होगा। इस वजह से हमें इस ही के बाद हमें यहाँ पे चाहिए इज, जो इज क्या है, एक HB है। तो याद रखिएगा जैसे ही इनकम्प्लीट वर्ब के साथ यदि HB ऐड होता है तो ये आपको चेंज हो जाता है किस में, कंप्लीट वर्ब में, और जैसे ही कंप्लीट वर्ब होगा तो इसको कहेंगे कि ये अपने आप में क्या है, सेंटेंस है। दैट्स इट। कोई ज़्यादा आपका इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझना है तो समझने के लिए क्या क्या करना है, तो ध्यान से समझिएगा। आपके साथ आपको समझना है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में देखेंगे V1। ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्म जो है ये आपको टेंस कौन सा दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और साथ ही साथ इसको हम क्या कहेंगे कि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है। अब इसको कंप्लीट वर्ब क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे पहले किसी भी HB की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म जो है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पास्ट इंडेफिनिट, और ये भी अपने आप में क्या है, कंप्लीट वर्ब। देखिएगा ये थर्ड फॉर्म, ये अपने आप में क्या है, तो याद रखिएगा ये अपने आप में क्या है, तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है, और साथ ही साथ इसको कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। उसके बाद से आइएगा V4, तो V4 भी जो है ये भी अपने आप में क्या है, तो ये भी अपने आप में इनकम्प्लीट वर्ब है, और याद रखिएगा इसको कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और एक आता है आपका V5, और ये जो है ये आपको दिखाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और साथ ही साथ ये अपने आप में है क्या, कंप्लीट वर्ब। ठीक है, तो याद रखिएगा ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। V1 कंप्लीट वर्ब, V2 कंप्लीट वर्ब, V3
पार्टिसिपल फॉर्म इनकम्प्लीट वर्ब, V4 इनकम्प्लीट वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंप्लीट वर्ब। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। जब भी आपका साथ V1, V2 या V5 है तो इससे ठीक V4 ये HB, यानी इससे ठीक V4 इस HB की आवश्यकता नहीं होता है। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है, ठीक है। पर V3 और V4 ये दोनों का दोनों अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में है इनकम्प्लीट वर्ब। और जैसे ही इसके साथ यदि इस HB का यूज हो जाता है तो ये HB और ये दोनों आपस में एकजुट होता है, और एकजुट होने के बाद ये चेंज होता है किस में, कंप्लीट वर्ब में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी डाउट? कोई डाउट नहीं है, तो कोई डाउट नहीं है तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कहाँ इसमें कहीं दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है तो किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उन समस्या को आप भेजिए। मैं आपका समस्या का स्वागत करता हूँ, क्योंकि समस्या आएगा तो ही आप अपने जीवन में उन्नति कर पाएंगे। इसलिए आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि जज्बा जुनून है, पढ़ने का एक जज्बा है कि हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक मात्रा में, अधिक तादाद में बच्चों की जनसंख्या बढ़ सके और हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे पैसे की वजह से या किसी भी कारण से वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है उन वंचित बच्चों को जो एजुकेशन से दूर है उनको मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में जोड़ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तब तक के टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।